ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज ये दुनिया की सबसे इमोशनल फिल्म है जिसे देख आप एक बार जरूर रोएंगे और ये कहानी आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही उदास और सन्नाटे भरे दृश्य से शुरू होती है। वहीं रेलवे स्टेशन पर एक टीनेज लड़का सेइता जो भूखा प्यासा और अंदर से बुरी तरह से टूटा हुआ बैठा है। उसकी बहुत बुरी हालत है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और वहीं लोग उसके आस पास से गुजरते हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। एक रात वो भूख और अकेलेपन से मर जाता है और मरते वक्त अपनी छोटी बहन सेत्सुको को याद करता है। वहीं रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मी उसका मृत शरीर देखते हैं। उन्हें सेइता के मृत शरीर को देखकर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रोज एक अनाथ बच्चे को भूख प्यास से वहाँ मरता हुआ देखते हैं। उस सफाई कर्मी को सेइता के पॉकेट से एक पुरानी कैंडी डिब्बा मिलता है जो उसके कोई काम का नहीं था। वो उस डिब्बा को पास के गार्डन में फेंक देते हैं। वहीं कुछ ही पल में उस डिब्बा से बहुत सारे जुगनू बाहर निकलते हैं और एक चमकती हुई प्यारी सी छोटी बच्ची बाहर आती है जो सेइता के मृत शरीर के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो और कोई नहीं सेइता था। दरअसल ये दोनों भाई बहनों की आत्मा थी जो एक ट्रेन पकड़कर एक अज्ञात जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं से फिल्म की मुख्य कहानी एक फ्लैशबैक में शुरू होती है। ये साल 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय का जापान है जहाँ पर लगातार अमेरिका विनाशकारी परमाणु बमबारी कर रहे थे, जिससे बचने के लिए वहाँ के लोग किसी सेफ जगह शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। वहीं पर सेइता कुछ खाने और जरूरत का सामान जमीन के अंदर छिपा रहा था ताकि उसे युद्ध समाप्त होने के बाद इस्तेमाल कर सके। वहीं उसके साथ उसकी छोटी बहन सेत्सुको और उसकी माँ भी थी। सेइता के पिता एक नेवी ऑफिसर थे जो जंग के लिए गए थे। आगे सेइता की माँ उससे कहती है कि मैं शेल्टर में तुम लोगों के लिए जगह बनाने जा रही हूँ, तुम लोग वहाँ जल्दी आ जाना। और फिर उसकी माँ वहाँ से शेल्टर के लिए निकल जाती है। सेइता भी अपना काम खत्म करके कुछ जरूरत का सामान लेता है और अपनी छोटी बहन को लेकर शेल्टर जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकी वहाँ पे बमबारी करना शुरू कर दिए थे। वहीं सेइता अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ को देखता है। बमबारी की वजह से वहाँ के घरों में आग लग चुका था। लोग अपनी जान बचाकर शेल्टर की तरफ भाग रहे थे। ये सब देखकर छोटी सी सेत्सुको घबराकर अपने भाई को कसकर पकड़ लेती है। वही सेइता कैसे भी करके बमबारी से बचते हुए नदी के किनारे एक सेफ जगह पर आते हैं और राहत की सांस लेते हैं। और वही शहर में चारों तरफ आग लगा हुआ था जिसकी वजह से लोग जलकर मर रहे थे। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सभी के घर जल चुके थे। आगे थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आग बुझ जाते हैं और बमबारी होना भी बंद हो चुका था। वहीं सेइता आगे सेत्सुको के साथ शेल्टर की तरफ जाने लगता है। शेल्टर में पहुंचने के बाद उसे पहचानने वाली एक आंटी उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए, तब तक मैं सेत्सुको का ख्याल रख रही हूँ। ये बात सुनकर सेइता घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी माँ की तरफ जाने लगता है। अंदर पहुँचने पर एक ऑफिसर उसे उसकी माँ की अंगूठी देता है और सेइता को उसकी माँ के पास ले जाता है। उसकी माँ बुरी तरह से जलकर मर चुकी थी। ये देखकर सेइता अपनी माँ के करीब बैठ जाता है और बड़े दर्द भरे शब्दों में माँ कह के पुकारने लगता है। जब वो शेल्टर से बाहर आता है, सेत्सुको का मासूम चेहरा देखकर उसके आँख के आंसू सूख जाते हैं। वहीं प्यारी सी सेत्सुको उसे देखकर माँ के पास जाने के लिए जिद करने लगती है। तभी सेइता उसे झूठा आश्वासन देते हुए कहता है कि माँ अभी थोड़ी सी बीमार है, जब वो ठीक हो जाएंगी तब मैं तुम्हें उसके पास
ले जाऊंगा और अपनी माँ की अंगूठी उसके पॉकेट में डाल देता है। ये बात सुनकर सेत्सुको उदास हो जाती है और रोने लगती है। इस छोटी सी बच्ची को बिल्कुल एहसास नहीं था कि जिस माँ के गोद में वो 24 घंटों रहती थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन सेइता की माँ का बाकी मरे हुए लोगों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहीं एक ऑफिसर सेइता से उसकी बहन के बारे में पूछता है, जिससे सेइता कहता है कि मैं उसे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया हूँ और मैं भी उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। फिर सेइता अपनी उन्हीं आंटी के यहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी बहन पहले से थी। दरवाजा खुलते देख सेत्सुको माँ कह के दौड़ती है। उसे लगता है कि उसकी माँ आ गई, पर दरअसल ये सेइता था। उसे देखकर सेत्सुको दोबारा से अपनी माँ के बारे में पूछती है। उसे तकलीफ ना हो इसलिए सेइता फिर से झूठ बोलता है कि वो अभी भी बीमार है। जब वो ठीक हो जाएंगी तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। अगले दिन सेइता अपने घर में जो जमीन के अंदर उसने सामान छिपाया था उसे एक ट्रॉली में भरकर अपनी आंटी के यहाँ ले आता है, जिसे देख उसकी आंटी बहुत खुश होती है क्योंकि युद्ध के दौरान इतने सारे खाने का सामान मिलना आसान नहीं था। वही उसकी आंटी सेइता से उसकी माँ के बारे में पूछती है, जिससे सेइता बताता है कि मेरी माँ ने शेल्टर में ही अपना दम तोड़ दिया था। ये बात सुनकर आंटी उसे डांटने लगती है कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पे सेत्सुको आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों चुप हो जाते हैं। आगे सेइता को ही अपने पिता के वापस आने तक सेत्सुको का ख्याल रखना था। वो हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता। कभी वो रात को उसे जुगनू पकड़ के देता तो कभी उसे बीच पर घुमाने ले जाता। एक दिन उसकी आंटी उसे कहती है कि तुम कहीं काम क्यों नहीं करते? क्या तुमने अपने पिता को अपने हालात के बारे में खत लिख के बताया है? जिससे सेइता कहता है कि मैं पहले जिस कारखाने में काम करता था वो बर्बाद हो चुका है और मैंने अपने पिता को यहाँ आने से पहले खत लिख दिया था। ये सुनकर आंटी कहती है कि अब तक तुम्हारे पिता का जवाब आ जाना चाहिए था। उसके बाद आंटी का रवैया उन दोनों बच्चों के प्रति बदल जाती है। वो उनका खाना कम कर देती है। वो कभी उन दोनों बच्चों को भरपेट खाना नहीं देती और हमेशा उन्हें डांटती रहती कि दोनों मुफ्त का खाते रहते हैं। वहीं इस रवैये से सेइता हमेशा अपनी माँ को याद करती रहता कि कैसे उसकी माँ उन्हें अच्छा खाना खिलाती और उन्हें प्यार से रखती। आगे एक दिन उसकी आंटी सेइता के माँ के कुछ कपड़े निकालती है उसे बेचने के लिए, ताकि उसके बदले में कुछ चावल ले सके। पर सेत्सुको अपनी माँ की कोई भी चीज नहीं बेचना चाहती थी। वो रोने लगती है, जिससे सेइता समझाता है कि इसकी वजह से हमें कुछ दिन चावल खाने को मिलेगा। उसके बाद वो आंटी कपड़ों के बदले चावल ले आती है और 1-2 दिन ही उन्हें अच्छा खाने को चावल देती है। उसके बाद वो फिर से उनका खाना कम कर देती है। उन दोनों बच्चों के सामने में वो आंटी अपने पति और अपनी बेटी को अच्छा खाना देती और ये दोनों बच्चे उन्हें देखते रहते, जिसकी वजह से सेत्सुको आंटी से शिकायत करने लगती है कि ये हमारा चावल है और हमें ही खाने नहीं देती। ये बात सुनकर आंटी दोनों बच्चों को चिल्लाने लगती है कि ऐसी बात है तो तुम दोनों अपना खाना अलग क्यों नहीं बनाते, तुम लोग यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। वहीं सेइता की माँ के अकाउंट में कुछ पैसे जमा थे जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, जिसे सेइता कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक आता है। उसके साथ सेत्सुको भी थी। वहीं सेत्सुको एक बच्ची को उसकी माँ के साथ देखती है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करने लगती है। आगे दोनों भाई बहन उस पैसों से कुछ बर्तन और राशन का सामान लेके घर पहुँचते हैं और उन लोगों से अलग खाना बनाकर खाते हैं। आज उन दोनों ने भरपेट खाना खाया था, पर भी वो आंटी को इससे भी चैन नहीं था। वो हमेशा उन्हें कोसते रहती। वही सेइता के पास एक कैंडी डिब्बा था। जब भी सेत्सुको अपना मासूम चेहरा बनाकर रोती, सेइता बड़े प्यार से उसी डिब्बा से कैंडी निकाल कर उसे खिलाता। उसी रात को जब सब सो रहे थे, सेत्सुको जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे माँ के साथ सोने की आदत थी। वो रात को हमेशा इसी तरह
तरह रोती। उसका रोना सुनकर वो आंटी फिर से उन्हें डांटने लगती है कि तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम्हारा और कोई रिश्तेदार होगा, उनके यहाँ चले जाओ। उन दोनों बच्चों का यहाँ पे रुकना मजबूरी हो चुका था क्योंकि उनकी माँ भी साथ में नहीं थी और न ही उनके पिता। इस समय सेइता अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। वो अपनी छोटी सी बहन को गले से लगाकर घर से बाहर निकलता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे सायरन बजने लगता है। इसका मतलब अमेरिकी वहाँ हमला करने वाले हैं। वहीं एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी सुरक्षित जगह पर जाए। ये सुनकर सेइता अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते नदी किनारे बने एक बंकर पर आते हैं। उस जगह को देखकर सेइता अपनी बहन से कहता है कि क्यों न हम यहीं पर अपना घर बनाए, जिससे तुम्हें उस आंटी की बातें सुननी नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर मासूम सेत्सुको बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उन्हें आंटी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। फिर दोनों भाई बहन वहाँ रहने के लिए मलबे से जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं और अपना पूरा सामान आंटी के घर से ले आते हैं। उन्हें जाते देखकर वो आंटी ये जानना भी जरूरी नहीं समझती कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। वही दोनों अपने खाने के लिए बाजार से राशन का सामान भी ले आते हैं। बिना माँ बाप के बच्चे उस सुनसान बंकर को अपने रहने के लिए तैयार करते हैं और दोनों उसी दोपहर बड़े प्यार से खाना बनाते हैं और भरपेट खाना खाते हैं और दोनों एक लंबी सुकून की सांस लेते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें कोसने वाला कोई नहीं था। उसी रात जब सेइता नदी में बर्तन धो रहा था तब सेत्सुको उसे सहमी आवाज में कहती है कि भैया यहाँ बहुत अंधेरा है। उसकी बातें सुन सेइता बहुत सारे जुगनू को इकट्ठा कर लेता है जिसकी वजह से वो जगह रोशनी से भर जाती है। ये देख मासूम सेत्सुको बहुत ज्यादा खुश होती है। दोनों काफी लंबे समय के बाद सुकून से सोते हैं। वहीं सुबह जब सेइता पानी लेकर वापस आ रहा था तब वो सेत्सुको को देखता है। वो पिछली रात मरे हुए जुगनुओं के लिए कब्र बना रही थी। वो जुगनुओं को दफनाते हुए बड़ी करुण आवाज में कहती है कि भैया माँ भी इसी तरह किसी कब्र में है। मुझे आंटी ने सब कुछ बता दिया था कि हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर सेइता को कुछ समझ में नहीं आता। वो फूट फूट कर रोने लगता है। जो ये बात वो छुपा रहा था उसकी मासूम सी छोटी बहन जान चुकी थी। आगे सेइता उसे कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें माँ के कब्र के पास ले जाऊंगा। इसी तरह दोनों मासूम बच्चों का दिन उस सुनसान बंकर पर जैसे तैसे गुजर रहा था। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था और न ही उनके पास अब पैसे बचे थे। उन दोनों के कपड़े भी काफी पुराने हो चुके थे। एक दिन सेइता राशन के लिए एक किसान से मदद मांगने जाता है। वो किसान पहले भी सेइता का मदद किया था पर वो किसान इस वक्त मदद के लिए मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं भले ही एक किसान हूँ पर मेरे पास भी अब चावल नहीं बचे हैं। तभी अचानक वहाँ पे अमेरिकियों ने हमला कर दिया जिससे देख दोनों भाई बहन एक टमाटर के खेत में छुप जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा भूखे थे। वो टमाटर देखकर उसे खाने लगते हैं और कुछ टमाटर वहाँ से तोड़कर अपने साथ घर ले आते हैं ताकि उसे बाद में खा सके। अगले दिन सेत्सुको अपने भाई से कहती है कि भाई मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सेइता देखता है कि उसकी छोटी बहन के शरीर में बहुत सारे दाने निकल आए हैं और उसके बालों में बहुत जुए भी हो चुके थे। दरअसल सेत्सुको गंदे वातावरण में रहकर और गंदे पानी पीकर बीमार होने लगी थी जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखने लगी थी। सेइता को अपनी छोटी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसी रात को अपनी बहन के लिए गन्ना चुराने एक किसान के खेत में जाता है पर उस खेत का किसान उसे देख लेता है और उसे पकड़कर उसी बंकर पर ले आता है जहाँ पर सेत्सुको थी और उस छोटी बच्ची के सामने में सेइता को बुरी तरह से पीटने लगता है। इससे भी उस किसान का जी नहीं भरता। वो सेइता को पुलिस स्टेशन ले आता है और उसकी शिकायत करने लगता है
पर वहाँ के ऑफिसर दयालु थे, वो सेइता को छोड़ देते हैं। जब सेइता वहाँ से बाहर आता है तब बाहर में वो अपनी मासूम छोटी बहन को देखता है। वो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। जैसे ही वो सेइता को देखती है उससे लिपट जाती है। यहाँ पर सेइता अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता है। वो अपनी बीमार बहन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगता है और सेत्सुको को कंधे में उठाकर घर ले आता है। आगे वही जब भी जिस जगह पे हमला होता तो वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर शेल्टर की तरफ भागते। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सेइता अपनी जान जोखिम में डालकर घरों से खाना और जरूरत का सामान चुराता ताकि वो अपनी बहन को अच्छा खाना खिला सके। इसी तरह जैसे तैसे दोनों बच्चों के दिन गुजर रहे थे। सेत्सुको अब और बहुत ज्यादा बीमार होने लगी थी। एक दिन सेइता अपनी बहन की हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास ले आता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरी बहन को दवाई दीजिए जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। वही डॉक्टर सेत्सुको की हालत देखकर बताता है कि इसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, उसे भरपूर मात्रा में अच्छे खाने की जरूरत है। ये बात सुनकर सेइता अपनी प्यारी सी बहन को गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और वहीं रोड में पड़े हुए बर्फ के टुकड़े को उसके मुंह में रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, तुम्हें और क्या खाना है, मैं वो सब कुछ लाऊंगा। ये सुनकर सेत्सुको बहुत कमजोर आवाज में कहती है कि भैया मुझे चावल खाने हैं और नूडल और आइसक्रीम भी खानी है। उसकी बातें सुनकर सेइता अपनी बहन से कस के लिपट जाता है और कहता है कि तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ और उसे अपने बनाए छोटे से घर में छोड़कर बैंक आ जाता है। उनके अकाउंट में अब भी कुछ पैसे बाकी थे जिससे सेइता निकाल लेता है। वही वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है। वो कह रहे थे कि जापान अमेरिका से हार चुका है और जितने भी जहाज की टुकड़ियां थी वो सब समुद्र में डूब चुके हैं। सेइता के पिता एक नेवी ऑफिसर थे। दरअसल वो भी इस युद्ध में मारे गए थे, इसलिए वो सेइता के खत का जवाब नहीं दे रहे थे। ये बात सुनकर सेइता दौड़ के बाहर निकलता है और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगता है। अब दोनों बच्चों की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उनका कोई सहारा नहीं था। सेइता अपने दिल को कठोर करके अपने आंसू पोंछता है और अपनी छोटी बहन के पास पहुंचता है। आज उसने अपनी बहन के लिए चावल, अंडा और तरबूज लिया था। वो तरबूज का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी मासूम बहन को खिलाता है। उसकी प्यारी सी छोटी बहन बहुत धीमी आवाज में कहती है कि भाई ये बहुत मीठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेत्सुको की आखिरी बात थी जो अपने भाई सेइता से कही थी। फिर सेइता चावल बनाने के लिए बाहर चला जाता है। सेइता बिल्कुल अनजान था कि उसकी मासूम सी छोटी बहन अपनी जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रही है। वो अपनी छोटी बहन के लिए मनपसंद खाना बनाने लगता है। चावल पक जाते हैं पर वो छोटी सी मासूम सेत्सुको उस चावल को खाने कभी नहीं उठती। जब सेइता को इस बात का एहसास होता है वो पूरी रात अपनी मासूम सी छोटी बहन से लिपटकर बैठे रहता है। अगले दिन सेइता अपनी छोटी बहन के अंतिम संस्कार के लिए एक किसान से सूखी लकड़ियाँ और एक बक्सा ले लेता है। वहीं उस जगह पे सेइता के आँखों में अब केवल सेत्सुको की यादें बसी थी। वो खिलखिलाता चेहरा जो कभी झूले पर बैठता और कभी अपने भाई का इंतजार करती और कभी वो ऑफिसर बनने की कोशिश करती। वो जगह अब सेत्सुको के बिना वीरान हो चुका था। अब वो छोटी सी मासूम बच्ची इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वहीं सेइता अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी बहन के शव को एक बक्से में डालता है और साथ ही उसका मनपसंद खिलौना भी रखता है। वो काफी देर तक अपनी बहन का मासूम चेहरा निहारते रहता है और अपने दिल को कठोर करके उस बक्से में आग लगा देता है और अपनी बहन को अलविदा करता है। अब सेइता के पास कोई नहीं था, ना ही उसे भाई कहने वाली बहन थी और ना ही उनके माता पिता। वो एकदम अकेला हो चुका था। सेइता एक कैंडी की डिब्बी में अपनी बहन की अस्थियों को डालता है और फिर हमेशा के लिए उस जगह से चला जाता है। और फिर कहानी की शुरुआत में हमने सेइता को देखा था जो किस हालात में
में मरा था। जिस तरह जुगनू एक रात की रोशनी देते हैं और फिर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये बिन माँ बाप के मासूम बच्चे युद्ध की आग और निर्दयी समाज और स्वार्थ से भरे लोगों के बीच झुलसकर खत्म हो गए। ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज एक प्रसिद्ध जापानी एनिमेटेड फिल्म है जो साल 1988 में रिलीज हुई थी। इसे इसाओ ताकाहाता ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी उस समय के उपन्यासकार एके युकी नोसाका के इसी नाम के अर्थ आत्मकथा उपन्यास पर आधारित है। इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।